आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ और बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के अलावा जैसे हिंदी इंग्लिश जो कंपलसरी ईवीएस है ऐसे कोर्सेज़ हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा। और हिंदी माइनर मेजर जिनका है माइनर है वो भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों आज मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही है जिनका मेजर माइनर पॉलिटिकल साइंस है बीए फर्स्ट ईयर में, उनकी जो दो किताबें होती है, पहले इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और जो दूसरी हमारी किताब है वो है पॉलिटिकल थ्योरी जिसे लिखा है डॉक्टर एस नंदा ने। ये भी हमारे पास एस नंदा की किताब है। तो उस किताब की मैं वीडियो ऑलरेडी एक दो वीडियो लेक्चर अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। तो इस किताब का आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिलेबस की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। जो इस किताब में हमारे पास टोटल चैप्टर्स दिए हुए हैं वो 16 दिए हैं। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय राज्य का स्वरूप। भारतीय राज्य का स्वरूप इस चैप्टर को आज हम पूरा इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय राज्य का स्वरूप। भारतीय राज्य का स्वरूप, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य, जब भारत एक देश सुना है तो यहाँ भारत को राज्य क्यों लिखा गया है? आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की शर्तों के अनुसार या भारतीय संविधान के जो बातें कही गई है उसके अनुसार जो है भारत एक राज्य है, आपका हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं है। क्योंकि हमने राज्य वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एक राज्य के लिए हमारे पास कुछ शर्तें होनी चाहिए, जैसे निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, प्रभुसत्ता होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम मध्य प्रदेश लेते हैं, इसके पास अपने क्या है, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार भी है लेकिन प्रभुसत्ता नहीं है। इसलिए हम जो है मध्य प्रदेश को एक राज्य नहीं कहेंगे बल्कि हम पूरे भारत को एक राज्य कहेंगे, क्योंकि भारत के पास प्रभुसत्ता है जिससे अपने आंतरिक और बाह्य संबंधों को बनाए रखता है। तो शुरू करते हैं। हेडिंग पढ़ाऊँगा, कोई इसमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी पूरा चैप्टर है। नेचर ऑफ, आपकी किताब में आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राज्य के स्वरूप का वर्णन करें, तो भारतीय राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए हम कहते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और जो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। तैयार होने को हम इसे पारित होना भी कहेंगे। भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और भारतीय संविधान में कुछ मुख्य बातें लिखी गई थी। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है जिसके पास प्रभुसत्ता दो प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। भारत एक समाजवादी राज्य है जहाँ पे जो है आय और वितरण के साधनों पे पूरे समाज का हक हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य हम उस राज्य को कहते हैं जिस राज्य में किसी भी एक धर्म को विशेष न मानकर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, ना ही किसी एक धर्म की आलोचना की जाती है। तीसरा है प्रजातंत्रीय राज्य। प्रजातंत्रीय लोकतंत्र जिसमें जो है जनता द्वारा अपनी सरकार का निर्माण किया जाता है। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और एक गणराज्य है। जब हम गणराज्य की बात करते हैं, अंग्रेजी में शायद इसे रिपब्लिक कहते हैं, तब हम रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये आप जानते ही होंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गणराज्य की। तो संवैधानिक प्रणाली में भारतीय राज्य के स्वरूप का वर्णन करते एक प्रभुसत्ताशाली राज्य है जिसके पास अपनी प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता मतलब ऐसी शक्ति जिससे वो अपने आंतरिक और बाह्य संबंध स्थापित करता है। प्रभुसत्ता, देखिए हम यहाँ पे
एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। भारत के साथ एक प्रभुसत्ता है कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अपने विचार रख सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अपनी भागीदारी ले सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश जो हमारे मायने में राज्य रहे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी राज्य हैं भारत के, उनके पास ये प्रभुसत्ता नहीं है कि वो विदेशों के साथ अपने संबंध स्थापित कर सके। दूसरा एक है, इंडिया इज़ नॉट अ सोशलिस्ट स्टेट, मतलब भारत जो एक समाजवादी राज्य नहीं है। समाजवाद से अभिप्राय है जहाँ पे आय और वितरण के साधनों पर एक विशेष व्यक्ति का जो है नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होता है। भारत एक समाजवादी राज्य नहीं है और ना ही यह एक पूंजीवादी राज्य है। पूंजीवादी राज्य में क्या होता है, आय और वितरण के साधन पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। इसका उदाहरण हमारे पास अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और समाजवाद का उदाहरण जो है हमारे पास चीन है। और इन दोनों का जो मिश्रित, हम जिसे कहेंगे मिश्रित का उदाहरण हमारे पास है भारत। भारत में जो है मिश्रित व्यवस्था है, जिसपे कई मायनों में जो है पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया है और कुछ मायनों में जो है हमारे पास साम्यवाद को बढ़ावा दिया गया है। तीसरा एक, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, किसी भी धर्म का जो है आलोचना नहीं की जाए, किसी विशेष धर्म को भारतीय संविधान में जो है कोई भी किसी भी प्रकार की छूट या किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। धर्म के बारे में जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना है कि इसका अभिप्राय ये नहीं कि लोगों में धार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ संसद शेष लोगों पर विशेष धर्म थोपने का अधिकार नहीं है। कि भारत में जो है राज्य को किसी पर विशेष धर्म थोपने का अधिकार नहीं है। और ना ही इसका मतलब ये है कि भारत में जो है धर्म से संबंधित कोई मान्यताएं नहीं है या धार्मिक जो भावनाएं हैं उसका अंत हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र राज्य में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व को हमें भ्रातृभाव भी कहते हैं, जहाँ पे जो है एक समान अपनेपन की भावना का विकास होता है। स्वतंत्रता आपको पता ही है, समानता, स्वतंत्रता मतलब जहाँ पे प्रतिबंधों का अभाव ना हो, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता में कहते हैं। प्रतिबंधों का अभाव होना जरूरी है स्वतंत्रता में। समानता में वही है कि सभी समान होने चाहिए। लोकतंत्र के ये जो है 3 पहलू है, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। गणतंत्र गणराज्य के रूप में, जैसे मैं पहले बताया था, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ये जो है संसद, हमारे द्वारा संसद के चुने गए सदस्य, वैसे सदस्य जो ना तो मनोनीत किए गए हो बल्कि निर्वाचन क्षेत्र से जो है चुनाव लड़कर आते हैं, उन सदस्यों को हम जो है इस गणराज्य के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो आपने, जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं, द रिपब्लिक किसकी किताब है, ये प्लूटो की किताब है। और एरिस्टोटल की जो हमारे पास किताब है वो है द पॉलिटिक्स। जब हम बात करेंगे गणराज्य की तो आपने सीधा राष्ट्रपति पे जो है अपना पूरा स्कोप या फोकस करना है, राष्ट्रपति के बारे में वहाँ पे लिख देना है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने अमेरिका के संविधान से ली है शायद, और संघात्मक शासन प्रणाली जो है कनाडा से ली गई है। इसमें मैं श्योर हूँ, इसमें श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर लेना। तो संसदीय शासन प्रणाली, इसकी एक मुख्य विशेषता है, अनुच्छेद 74 में बात की गई है कि एक जो मंत्रिपरिषद होगा, राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसमें जो है किसी भी कार्य को करने से पूर्व उनका विचार विमर्श करेगा या उस पर बातचीत करेगा। ये सब हमने उसमें पढ़ा था। फिर होता है संघात्मक स्वरूप, जहाँ के शक्ति का विभाजन जो है विभिन्न संघों में, वो एक केंद्र संघ होगा, दूसरा राज्य संघ। तो हमें पता है भारत में जो है शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन प्रणाली के द्वारा अनुरूप हुआ है, जिसमें 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। आर्टिकल 246 में ये वर्णन किया गया है कि
3 सूचियों में जो हमारे पास क्या होगा, इसका विभाजन होगा। सूचियों का विभाजन, केंद्र सूची, राज्य सूची। केंद्र सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66, और जो तीसरी बस्ती है 46, उसमें हमारे पास विषय है। संवर्धित सूची, इसमें केंद्र ही अपना सब कुछ करता है और केंद्र ही इस पे जो है अपना पूरा फोकस करता है। राज्य सूची पे राज्य, संवर्धित सूची में दोनों मिलकर काम करते हैं। और एकात्मिक प्रवृत्तियाँ, मतलब एकात्मक, इसे हम एकात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं, जो हमने इंग्लैंड से लिया है। एकात्मक जब हम बात करते हैं तो इसमें शक्ति का विभाजन नहीं होता है, बल्कि संघ के पास ही पूरी शक्तियाँ होती है, वो अपने अनुसार जो है सब कुछ करती है। इसमें हम बात कर सकते हैं जो हमारे आपातकाल का वर्णन किया गया आर्टिकल 352, 356 और 360। तो इस चैप्टर में इतना ही था, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर आपने 1-2 में जो अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर ईजी लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इससे क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि स्वरूपों का वर्णन करें। बाकी शॉर्ट में पूछेगा कि संघात्मक स्वरूप क्या है, एकात्मक प्रवृत्तियाँ क्या है, बाकी यही पूछता है। दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए मनीष लेक्चर को। ऐसे ही वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जो है भारतीय राजनीति अध्ययन की दृष्टि।